ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। इसमें बताइए, इसमें क्या दिक्कत है? P1 क्या क्या बोले, फिर से बोलिए। हम्म, हम्म, P1 के बाद P2, P2 के बाद P3। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम्म, हम्म, सेव कर रहे हैं P1 इसके कारण सर P1 P2 P1 चेक कर रहे हैं यहाँ पे सर P1 P2 P3 P4 एक साथ चल रहा है। फर्स्ट टाइम घटा रहे हैं अराइवल टाइम। जब एक बार प्रोसेस आपका एलोकेट हो गया, जब P1 P2 P3, अच्छा ठीक है, P1 आपका 0 है, P2 आपका 1 है, P3 2 है। तो 2 तक के बाद में आपका ये कहना है कि P4 एलोकेट नहीं होगा, ये ना? तो P4 अगर एलोकेट, P4 का अराइवल टाइम कितना है? हेलो। अभी क्लास में है, क्लास से निकलते हैं तो बात करते हैं। तो यहाँ पे सर एट पॉइंट 2 तक सर P1 तो पहले साथ में ये तो हो गया, तो P2 तक सर P2 और P3 क्या गया, तो P2 और P3 हम लिख देंगे P2 का सर। तो 2 को सर इसको सेव करेंगे सर, 3 बचा हुआ तो P1 सर यहाँ पे आ जाएगा। तो सर तब हम P2 को एग्जीक्यूट करवाएंगे, 2 तक चलाएंगे, 4 तक P2 का सर ये एक बार चला, फिर P2 सर P4 में फिर चेक करेंगे P4 तक कौन आ गया, P4 और P5 आ चुका है। तो सर इसके बाद P4 फिर P2 को यहाँ पे सेव करें, यही चीज़ें होती हैं सर। एक बार सारा सर जैसे P1 के बाद P2 आप जब 4 तक कर रहे हैं, तो 4 तक में आपका तो अराइवल टाइम तो आपका सारे प्रोसेस का आ गया। 2 तक सर, 2 तक ये सर, हाँ 2 तक ये तो सर 2 तक P2 और P3 है। तो फिर सर P1 को सेव करेंगे सर हम कहीं पे। P1 तो आपका मूव करेगा ही, तो कहाँ से मूव करेगा सर, लास्ट में चला जाएगा 5 के बाद या P3 के बाद आएगा। आपका जो एलोकेशन होगा वो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड हो, इसको हम बताते हैं। फर्स्ट टेक वन एग्जांपल जो हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। Now let's take one example. Like process ID P1, P3, and boss time is given to you for each process is 24 T and V. है ना? Arrival time is 0 millisecond for all processes. ठीक है? Just make the Gantt chart for this first. इसका Gantt chart बनाइए. Apply RR algorithm. Now the arrival time is 0 for all process in this particular example. Answer time quantum. Yes, good question.
Time slice, you just take 4 milliseconds. PS or TQ. You have to find out the average EAT is what and average waiting time is what. तो इसमें P1 को आप एलोकेट किए होंगे, फिर P2 और एंड देन P1. So what is the average turnaround time? And whenever you draw the Gantt chart, so P1 is allocated, completed 4 milliseconds, then P2 7 milliseconds, P3 3 milliseconds, and then you can write P1 for rest, or you just give for continuously. P1 is allocated after completion of 4 milliseconds. Again 4 milliseconds is allotted to the P1 because no other process is available within the ready queue. So entire rest of the 20, so 30 is allocated for 20 milliseconds. यानी कि 5 टाइम क्वांटम इज यूज, यानी 4 मिलीसेकंड का 5 टाइम क्वांटम P1 ही यूटिलाइज करेगा to accomplish the rest of the job. So you can easily find out the turnaround time of each process as well as the average waiting time, and on the basis of sir average TT sir 15.66. Yes, average turnaround time sir 10.66 milliseconds. Yes sir, and average waiting time 5.66. 5.66 milliseconds. Yes sir. Okay. So now we just switch to that one. अगर average, अगर arrival time दिया हुआ है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को लेते हैं, just change the question. Same, अगर process ID आपका है, just check the process ID. Suppose there are 6 processes: P1, P2, P3, P4, P5, P6, and there is an arrival time and burst time given to you. Arrival time is also in the same order: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. And 6. Burst time is 4, 5, 2, 1, 6, 3. Now अब ये जो अराइवल टाइम दिया हुआ है, इसके बेसिस पर बर्स्ट टाइम आपको चेक करना है, और अगर आपका जो टाइम क्वांटम है, if the time quantum is of 2 milliseconds, TQ is equal to TQ or TS is equal to 2 milliseconds, then you have to find out the average waiting time and average
अब इसके लिए क्या है, P1 आप एलोकेट करेंगे, P1 के बाद 2 मिलीसेकंड का जॉब होगा, फिर P2 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा, फिर P3 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा। P3 का कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट P3 तो कंप्लीट हो गया, P2 आपका 3 मिलीसेकंड का जॉब बचा हुआ है और 2 मिलीसेकंड P1 का बचा हुआ है। तो आपका इनिशियली रेडी क्यू में आपका प्रोसेस का सीक्वेंस क्या है, P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये है ना। इसके अकॉर्डिंगली आपका एलोकेशन हो रहा है। अब ये P1 से P6 तक आपका रेडी क्यू में है, जहां से आपका एलोकेशन सीपीयू में हो रहा है, लेकिन रेडी क्यू में आपका प्रोसेस मूव कर रहा है, ठीक है ना, टाइम क्वांटम के बेसिस पर। तो जब P1 P2 P3 आप एलोकेट कर रहे हैं, P1 P2 P3 के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस आपका रेडी क्यू में क्या है, P4 P5 P6। अराइवल टाइम के बेसिस पर ये कहना है कि P1 आपका 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, P2 आपका 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, P3 आपका 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, और ये इसका काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक P3 के तक जो आप ऑपरेशन किए, P3 तक आप ये देखेंगे कि P3 तक में अब कितना प्रोसेस है जो आपका अभी एलोकेशंस बाकी है, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो P1 आपका फिर से एलोकेट होगा, फिर P2 एलोकेट होगा, ये कहना चाह रहे हैं। व्हाई नॉट P4? मतलब कहने का मतलब है कि आप P1 यूज किए, P2 यूज किए, P3 यूज किए, तो इसके P1 P2 P3 को यूज करने के बाद P4 P5 6 तो आपका रेडी क्यू में है, रेडी क्यू में है ना कि नहीं है। तो P1 P2 P3 यूज करने के बाद आप P1 के बाद P2 और P3 गए, P1 के बाद क्यों नहीं आप सोचे आगे के बारे में, P2 P3 के बाद P4 तक क्यों नहीं गए, P4 क्यों नहीं लेंगे, ये हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि P1 P2 P3 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपका रेस्ट जॉब P1 और P2 का बचा हुआ है, P3 कंप्लीटेड है, यानी P1 और P2 का, P1 का 2 मिलीसेकंड और P2 का 3 मिलीसेकंड। तो P1 P2 के बाद P3 के बाद किसको आना चाहिए, P1 को। सीक्वेंस में यही ना बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले आप जब आप एग्जीक्यूशन किए तो P1 को आपने 2 मिलीसेकंड तक यूज किया, फिर P2 को यूज किया, तो P1 को जैसे ही कॉन्टैक्ट स्विच किया तो ये रेडी क्यू में क्या होगा, तो रेडी क्यू में आपका P1 आ गया, फिर आपका P2 आ गया होगा, P3 आपका कंप्लीट हुआ, P3 आपका कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद ये P3 के बाद ठीक आपका P1 एलोकेट होगा। जैसे ही P1 एलोकेट हुआ तो P1 का 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा हो गया, ये चीज ना। तो P1 का 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा हो गया, तो P1 के बाद P2 एलोकेट होगा या P4? ये आपका 0 से 2 मिलीसेकंड, 4 6 नहीं, ये 2 किया, ये 2 किया और ये किया 2, ठीक है। P3 और P1 का जॉब कितना है, 2 मिलीसेकंड का जॉब है, यहाँ पर P1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर P1 के बाद P2 को आना चाहिए या P4 को, यहाँ आपका अब 6 तक का सारा
प्रोसेस एलोकेट हो सकता है। तो आप P3 Sir, average TT is 11.5. P3 आपका कंप्लीट है, P2 और P1। तो P1 को आप एलोकेट कर दिए, P1 भी कंप्लीट हो गया। अब P2 का आपका 3 मिली सेकेंड का जॉब है। तो क्या P1 के बाद P2 को हम एलोकेट करेंगे? कोई बनाए ऑनलाइन? Yes, sir. शेयर करिए स्क्रीन कैसे बनाए। Okay, sir. बिना बोले भी तो लिंक करता है। शेयर करो। Yes, sir. P1, P2, P3, P4, P5, P6। आप P1 से लेकर P6 सबको एलोकेट कर दिए ना? यस सर, क्योंकि सर जब हम प्रोसेस 1 पे लोकेट किए तो उस समय मेरे पास प्रोसेसर P और P3 आ चुका था सर। और जब तक हम P2 और P3 को सर एग्जीक्यूट करते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेडी क्यू में आ गया था, तो सर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेसर P4 एंड P5 एलोकेट हो गया। एंड देन जब P4 को एलोकेट कर रहे थे सर P6 भी आ चुका था रेडी क्यू में, इसलिए सर सीरियली वाइज सारे एक ही साथ आ गए ना रेडी क्यू में, तो फिर 1 बाय 1 इसको शेड्यूल कर। एक्चुअली आप इसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आप देखते हैं अगर, तो यस सर। P1, P2, P3, P4, P5, P6। ठीक है, स्टॉप करिए। देखिए यहाँ पर आपका P1, P2, P3, P4, P5, P6 अगर सिंपली अगर देखेंगे अराइवल टाइम अप टू आपका P3 एलोकेशन, P3 जब आप 2 मिली सेकेंड एलोकेट कर रहे हैं तो आपका पूरा लगभग सारे प्रोसेस को का अराइवल टाइम ओके हो गया है, ठीक है ना? तो अराइवल टाइम ओके हो गया है, तो उस केस में पहले तो आपका जो प्रोसेस है एफसीए राउंड रोबिन में क्या है कि आपको एक बार पहले आप सारे प्रोसेस को एलोकेट करते हैं, ठीक है ना? कॉन्टैक्ट स्विचिंग हो रहा है तो कॉन्टैक्ट स्विचिंग में नेक्स्ट ऑर्डर हम लोग चेक करेंगे कि इसके बाद कौन कौन सा है आपका प्रोसेस एलोकेट हो सकता है। तो पहले तो आपका ये 6 प्रोसेस एलोकेट होगा, ठीक है ना? वन टाइम ये 6 प्रोसेस एलोकेट होगा, इसलिए वहां पर कंफ्यूजन नहीं है। अब वहाँ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए जब हम लोग चेक करेंगे तब वहां पर वो कंडीशन भी हम लेंगे, लेकिन इनिशियली अगर आपका ऑर्डर अराइवल टाइम अगर यहाँ पर डिफरेंसेस रहता, 1 का डिफरेंस दिया हुआ है, अगर डिफरेंसेस बड़ा होता तब हमको अलग अलग प्रोसेस को चेक करने का जरूरत होता। लेकिन चूंकि अराइवल टाइम इसमें एक एक यूनिट का सीक्वेंसिंग है, तो एक एक यूनिट में और 2 मिली सेकेंड का टाइम क्वांटम है, तो इनिशियली तो आपका सारा प्रोसेस एफसीएफएस मैनर में पहले एलोकेट होगा। तो P1 से P6 एलोकेट होगा, ठीक है? P1 से P6 एलोकेट होने के बाद यू हैव टू चेक आउट, क्योंकि यहाँ पर 6 मिली सेकेंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि 6 मिली सेकेंड तक में आपका जो भी प्रोसेस है अराइवल टाइम 6 के बाद आप एलोकेट कर सकते हो उसको। तो P1, P2, P3 के बाद P4 भी कंप्लीट होगा, ठीक है? P5 भी कंप्लीट होगा, P6 भी कंप्लीट होगा। P6 के बाद आप चेक करेंगे कौन कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रहा है, ठीक है ना? तो अब ये चीज वही चीज है कि अगर हम बीच में किसी प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे तो वहां पर प्रिविलेज, अब उसका प्रिविलेज ग्राउंड अलग है, उसको भी देखेंगे हम लोग कि कब उसको स्विच कर सकते हैं।
तो P1 P2 P3 के बाद P4 को यहाँ स्विच करेंगे। तो P4 भी आपका 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा नहीं, इसको 1 ही मिलीसेकंड का जॉब चाहिए। तो ये आपका 6 से 7। P5 को अब देखिए P5 का अराइवल टाइम 4 है, तो आप ऑलरेडी 7 मिलीसेकंड आपका हो चुका है। तो राउंड रॉबिन में क्या है कि आप एक बार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आप एलोकेट करेंगे डेटा को, उसके बाद प्रिविलेज सेटिंग करेंगे। तो P4 के बाद P5 आपका कितना है, 6 मिलीसेकंड का है, तो P5 आपका 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, ठीक है। और बाकी का आपका यहाँ पर 4 मिलीसेकंड अभी बचा हुआ है, इसका 1 मिलीसेकंड बचेगा P6, ठीक है। अब ये P4 आपका ये कंप्लीट हो चुका है, P3 आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आपका 3 मिलीसेकंड के लिए रुका हुआ है, ये 2 मिलीसेकंड के लिए रुका हुआ है। अब आप देखिए ये 2 3 4 1 ये मिलीसेकंड, ये आपका जॉब वेटिंग है, यानी कि P1 P2 P5 P6 ये 4 ऐसा प्रोसेस है जो आपका रेडी क्यू में है, ठीक है ना, एलोकेशंस के बाद। तो P1 P2 P5 P6। अब इसमें देखिए कि P1 का अराइवल टाइम 0 है, तो P1 भी आपका आ सकता है, P2 भी आ सकता है, P5 भी आ सकता है, P6 भी आ सकता है। लेकिन इस चारों में आपका जो है सीक्वेंस में P1 पहले है, तो पहले हम P6 के बाद पहले P1 को प्रीफर करेंगे। P1 अपना रेस्ट 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा यहाँ, इसके बाद हम P2 को एलोकेट करेंगे, ये आपका 1 मिलीसेकंड के जॉब के लिए रुका हुआ है। P3 आपका कंप्लीट हो चुका है, P4 कंप्लीट हो चुका है, P5 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा, फिर ये अपना बाकी का 1 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा। P6 बच गया आपका क्या, P2 और P5। तो P2 1 मिलीसेकंड और P5 2 मिलीसेकंड, यानी कि टोटल 21 मिलीसेकंड का आपका इसका प्रोसीजर्स है। अब इसके बेसिस पर आपका P5 का कंप्लीशन टाइम हो गया 21, P2 का कंप्लीशन टाइम 19, P6 का 18। इस तरह से वेरियस टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सबका टर्न अराउंड टाइम, एग्जिट टाइम चेक करते हुए आप निकालेंगे। व्हाट इज द फाइनल आंसर? सर एवरेज टीटी इज 11.5 and average WT is 8 milliseconds. Yes sir. Now we take one question. हम लोग जो इनिशियल क्वेश्चन एक लिए थे, yes. Just take this question. Bus time arrival time is 0 and compare the four scheduling algorithm what we discussed. So just note down this question. Process ID is P1 to P5. Bus time is given to you and assume that all process arrives at 0 millisecond. इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर दीजिएगा कि यू हैव टू, again after writing this, कि अप्लाई FCFS, पहला FCFS कॉमा SJF नॉन प्रिमिटिव SJF, प्रायोरिटी यहाँ सेट कर नहीं रहे हैं तो प्रायोरिटी यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो प्रायोरिटी को छोड़ दीजिए। एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ये 3 तरह का शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, FCFS एंड नॉन प्रिमिटिव SJF में you have to compare the average waiting time and average turnaround time. Which scheduling algorithm is best suited to allocate the process, जिसमें सबसे minimum average waiting time होगा. So you have to identify in which types of scheduling algorithm the average minimal average waiting time we have.
तीनों में से जो तीनों अप्लाई करने के बाद तीनों में से किसमें एवरेज मिनिमम वेटिंग टाइम आपका प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में लगने जा रहा है। आपको एज्यूम करना है कि प्रोसेस 0 मिली सेकेंड में, जितने भी प्रोसेस है वो 0 मिली सेकेंड में एलोकेट हो रहे हैं। First of all, you have to find out the average TAT and average waiting time by applying FCFS, non-preemptive SJF, and RR scheduling algorithm. And then after in second part, you have to conclude that which scheduling algorithm executes the process with minimal average waiting time. तो मिनिमल एवरेज वेटिंग टाइम इस तीनों को आप जब बनाएंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम तीनों एल्गोरिथम में निकलेगा, उसमें जो मिनिमम होगा उस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का नाम यहाँ लिख देना है। हो गया। और इसमें प्रायोरिटी अगर प्रायोरिटी सेट कर देंगे तो प्रायोरिटी में ध्यान दीजिएगा, जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्योंकि आपका डिस्कस हुआ है, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्वेश्चन में अगर आपका कुछ मेंशन नहीं है मिन प्रायोरिटी और मैक्स प्रायोरिटी, तो मिन प्रायोरिटी को हाईएस्ट प्रायोरिटी मान के चलिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हो जाए कि मैक्सिमम प्रायोरिटी इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर सेटिंग द पर्टिकुलर प्रोसेस और एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस, तो उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा, क्योंकि मिन प्रायोरिटी वो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिन प्रायोरिटी को हाईएस्ट प्रायोरिटी रखा गया है तो मिन प्रायोरिटी यानी कि जो लो वैल्यू होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट करेगा, और मैक्स प्रायोरिटी होगा तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी सेट करेगा। यानी 0 1 2 3 लिख रहा है तो मिन प्रायोरिटी होगा तो 0 को हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, और अगर 0 1 2 3 4 5 में अगर मैक्स प्रायोरिटी सेट होगा तो 5 को प्रायोरिटी सेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। यानी कि अगर 5 है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, 4 है तो लोएस्ट, फिर उसके बाद 3 2 1 0। तो 5 को अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ले रहे हैं इसका मतलब मैक्स प्रायोरिटी सेट है उसमें ओएस में, और अगर 0 को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी ले रहे हैं तो मिन प्रायोरिटी सेट है उसमें, है ना। तो इसमें तो अभी प्रायोरिटी नहीं करना है आपको विदाउट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। एसजेएफ में भी एसआरटीएफ नहीं करना है, इसमें प्रिमिटिव नहीं करना है, नॉन प्रिमिटिव करना है एसजेएफ। यानी कि जो शॉर्टेस्ट है उसको पहले एलोकेट करेंगे, और अगर नंबर ऑफ बस टाइम सेम बस टाइम ज्यादा हो तो एफसीएफएस फॉलो कर लें। सर टाइम क्वांटम कितना यूज करना है आरआर में? हाँ, इसमें टाइम क्वांटम नहीं मेंशन है, 2 मिली सेकेंड। ओके सर। यूज
2 मिली सेकेंड। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर आंसर होगा यूजिंग एसजेएफ सर, सबसे कम वेटिंग टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ एसजेएफ तो होगा, कितना वैल्यू होगा? 4.2 सर। 4 पॉइंट। अच्छा, किसी और को हम बोल रहे हैं, हर्ष कुमार। 4.2 रोल नंबर 25। सर एवरी सिंगल टाइम 2। और लोग भी जुड़े हैं, 1 मिनट में। आदित्य राज, रोल नंबर 5। आदित्य राज, रोल नंबर 5। आर यू देयर? नहीं है क्या जी? रोल सर नंबर 20। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। आवाज नहीं जा रहा है? इसका आ रहा है।
SJF का। FCFS में आपका 433 FCFS के लिए जो गैंट चार्ट होगा, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। हेलो। थोड़ा सा नेटवर्क सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। एक मिनट रुक जाओ। अभी आ रही है आवाज? यस सर। P1 4 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा, फिर P2, फिर P3, फिर P4 11 और फिर P5 13। उसी तरह से FCFS की जगह नॉन प्रिम्पटिव SJF में शॉर्टेस्ट जॉब आपका P2 है, तो P2 एलोकेट होगा। अच्छा P4 सर P4 होगा ना? 1 मिलीसेकंड है, तो P4 1 मिलीसेकंड, देन P5 2 मिलीसेकंड, यस सर। देन P5 2 और P3 में दोनों सेम। P2 P3 P2 पहले आएगा, फिर P3 6 9 and then P1 13 then P1 sir. with quantum and quantum 2। तो यहाँ पर हो गया आपका 0 मिलीसेकंड, P1 पहले आपका 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा। Yes sir. P1 2 second. Then P2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा। 2 second. P3 P4 1 मिलीसेकंड, P5 P4 2 मिलीसेकंड। उसके बाद आपका 11 P2 12 P3 इसके बेसिस पर यहाँ पर एवरेज ये T और एवरेज टाइम एवरेज TAT, that means the TAT of each process। तो TAT निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? यहाँ तो अराइवल टाइम 0 है, तो TAT इज व्हाट? टर्न अराउंड टाइम इज द कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो जिसका जो कंप्लीशन टाइम है, तो एवरेज TAT फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या हो जाएगा? P1 का 4, P2 का 7 10 11 और 13। तो 4 + 7 + 10 + 11 + 13 ये होगा ना? टोटल कितना होगा? यानी समेशन ऑफ I = 1 to 5
PAT of PI डिवाइड बाई 5। ये हो गया आपका 11, 21, 22 और 23, 13, 35 बाई 5 45 होगा। 13, 11, 24 अगस्त 45 9 है। तो ये हो गया 9 मिली सेकेंड। एवरेज वेटिंग टाइम, तो P1 एवरेज वेटिंग टाइम के लिए भी है समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 5 वेटिंग टाइम ऑफ PI डिवाइड बाई 5। तो वेटिंग टाइम ऑफ 6.4 सर, वैल्यू 1 to 5 है। 6.4 सर। P2, P3, P4, P5। तो वेटिंग टाइम फॉर P1 इज 0, P2 इज 4, जो पहले है P3 इज 7 6.4 आएगा सर। है। 32/5 सर, 6.4। 4, 11, 10, 30 और 11, 32 बटे 5, ये हो गया आपका 6.4 सर। 6.4 मिलीसेकंड। Same thing here. In case of SJF, P1 completion time 13 और 9, 22 और 6, 28 और 3, 31, 31 और 1, 32। 6.4 इसका भी होगा सर। एवरेज TAT कंप्लीशन टाइम आपका तो 0 अराइवल है, तो कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम सेम होगा। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पर हो गया 32, वही फॉर्मूला लगेगा 32/5, 6.4 मिलीसेकंड टर्न अराउंड टाइम हो गया। वेटिंग टाइम P1 के लिए 9 4.2 है सर वेटिंग टाइम। और 1 और 3, 1, 4 और 6, 10 और 9, 19/4, 15, 2.8 मिलीसेकंड। And average turnaround time again here, तो बताइए P1 पे कितना होगा टर्नअराउंड टाइम? 11 और P2 का 12। यस सर। 11 और 12, P3 का 13, 23 और सर इसका 52 सर। 52/5, 6 और ये हो गया 7, 43 और 9, 52 हो गया 5। 10.4 सर। वेटिंग टाइम वेटिंग 8.6 सर। टोटल कितना हुआ? 43/5। 8.6 मिलीसेकंड। तो सेकेंड पार्ट के लिए आपका जो यहाँ से कंक्लूजन मिल गया, इसमें प्रायोरिटी आपका एक ऐड हो जाएगा। एक फुल क्वेश्चन इस तरह से रहता है, ठीक है ना, जिसमें तरह तरह का शेड्यूलिंग आपका यूज हो सकता है। नॉन प्रिंटिव अगर लिखा हुआ है तो नॉन प्रिंटिव भी यूज करना है। तो प्रायोरिटी इसमें ऐड कर देंगे, तो प्रायोरिटी के बेसिस पर आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी इसमें ऐड होगा, चौथा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और चारों शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को कंपेयर करके ये आप रिजल्टेंट फाइनल निकालेंगे। अब इसमें क्या है कि एक ही क्वेश्चन में ये हम डाल दिए एवरेज टर्नअराउंड टाइम। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन रहेगा यू हैव टू डिजाइन अ गैंट चार्ट फॉर सेवरल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। दैट मींस FCFS, राउंड रोबिन, प्रायोरिटी एंड नॉन प्रिंटिव SJF, है ना। तो FCFS, नॉन प्रिंटिव SJF, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड रोबिन। प्रायोरिटी अगर इसमें डाल दिया जाएगा तो प्रायोरिटी भी एक और पार्ट हो जाएगा, पहला पार्ट। दूसरा में you have to find out turnaround time, average turnaround time for each process, ठीक है ना, average turnaround time for each type of scheduling algorithm, दूसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन you have to find out the average waiting time for each scheduling algorithm। और चौथा में आपका रहेगा कि compare the scheduling algorithm which will execute the process with minimal
average waiting time. So that is the fourth section and complete question comes under 12 marks. ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन, एक आपका स्नैपशॉट रहेगा प्रोसेस आईडी और उसका डिटेल्स के साथ, उसमें चारों एल्गोरिथम से गैंट चार्ट बनाइए, फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम चारों एल्गोरिथम के लिए बताइए, एवरेज वेटिंग टाइम बताइए, और फाइनली थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड में आपको कंपेयर करके ये बताना है, क्योंकि आगे जो हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे एल्गोरिथमिक इवैल्यूएशन, तो एल्गोरिथमिक इवैल्यूएशन में वी हैव टू इवैल्यूएट द एल्गोरिथम. So this is the question which comes under that particular section. When you evaluate the algorithm, then you are in a position to conclude that which scheduling algorithm is used with minimal average waiting time for allocation of the process. तो वहां पर algorithmic evaluation में आप इसका एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना. 7 बराबर है क्या? टोटल कितना है? कैसे निकाला? P1 का कितना है? 4 मिली सेकंड यहाँ ड्रॉप हो गया. P2 का यहाँ ये वो इसको चेकआउट कर लीजिएगा, इसको एक बार चेकआउट करिए. P1 के लिए, P2 के लिए, P2 के लिए 9, P3 के लिए 10, P4 के लिए, P5 के लिए 7. तो P1 आपका यहाँ 2 मिली सेकेंड और यहाँ 4 मिली सेकेंड, यहाँ भी तो 2 मिली सेकेंड, 2 और 2 4, 12 में से 4 आप हटा देंगे. P2 के लिए 1, 2 और 3, कंप्लीट हुआ है 12, 3 मिली सेकेंड हो गया. ठीक है, ठीक है, ये आप चेकआउट कर लीजिए. ये दिस वन इज द ओके, क्योंकि P1 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ है 11, लेकिन P1 आपका जो है वो 2 मिली सेकेंड का जॉब पहले भी किया है. ठीक है, तो 11 पर आपका कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ 2 मिली सेकेंड का यूज किया टाइम और यहाँ पर 2 मिली सेकेंड, टोटल 4 मिली सेकेंड ये यूटिलाइज हुआ, और इसका कंप्लीशन टाइम आपका 11 मिली सेकेंड है. तो 11 - 7 कर लेना. Now, after discussion of all algorithms, we have to discuss about the multi-level scheduling queue. Multi-level scheduling queue बोलिए, और multi-level feedback scheduling. ठीक है ना. Multi-level कहने का मतलब कि right now we discuss about the particular type of scheduling algorithm. Then under multi-level scheduling algorithm, we have various level of scheduling. That means there is a priority of the particular scheduling algorithm set on the basis of the priority of the process. तो अभी हम लोग जो प्रोसेस डिस्कस किए इसमें कैटेगराइजेशन नहीं किए कि whether the scheduling algorithm is used for system process, interactive process, background process, किस प्रोसेस के लिए कौन सा शेड्यूलिंग. तो मल्टी लेवल शेड्यूलिंग में वी जस्ट सेट द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस. तो देयर इज ए सिस्टम प्रोसेस, देयर इज ए इंटरैक्टिव प्रोसेस एंड देयर इज ए बैकग्राउंड प्रोसेस. तो बैकग्राउंड प्रोसेस इज नॉट एक्नॉलेज बाय अस. बैकग्राउंड प्रोसेस हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं. सिस्टम प्रोसेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम. इंटरैक्टिव प्रोसेस वी कैन एक्नॉलेज. तो इंटरैक्टिव प्रोसेस में जैसे एप्लीकेशन किसी पर आप काम कर रहे हैं तो वो इंटरैक्टिव प्रोसेस का पार्ट है. MS वर्ड ओपन करके उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, टैली में काम कर रहे हैं, तो अगर कोई एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं दैट इज द इंटरैक्टिव प्रोसेस. तो द लेवल ऑफ शेड्यूलिंग इज आइडेंटिफाई. अब क्या है
कि जो सिस्टम प्रोसेस है उसमें कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज हो रहा होगा, इंटरेक्टिव प्रोसेस में कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज हो रहा होगा। अब देखते होंगे इंटरेक्टिव प्रोसेस में FCFS, SJF, राउंड रोबिन और प्रायोरिटी। अगर आप देखें तो आप देखते होंगे कभी कभी कोई एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं, कोई लॉन्ग लार्ज एप्लीकेशन पहले आपने ओपन किया है और उसके बाद स्मॉल एप्लीकेशन ओपन किया है, पहले कौन ओपन होता है? पहले स्मॉल वाला ओपन हो जाता है, लार्ज वाला उसके बाद होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हिच टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू allocate that process, interactive process, whenever you are submitting the request to open the particular application? यानी जो शॉर्टेज जॉब है वो पहले ओपन हो गया, तो प्रायोरिटी इज ऑटोमेटिकली सेट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस. So if you are giving number of applications, if you are submitting the request for opening number of application, then on the basis of the size of or the burst time of the particular process, the process is allocated for you, ठीक है ना, in from the list of several processes submitted by you, several applications submitted by you. तो आप वेरियस प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, उसमें से बर्स्ट टाइम के बेसिस पर जो शॉर्टेस्ट है वो पहले आपका एलोकेट हो रहा है. Now think about the system process. System process, that means installation. So which types of scheduling algorithm you have to use for system process? Priority scheduling में अब वहां पर मीन और मैक्स वो सेट करने का चीज है. मीन प्रायोरिटी इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर सेटिंग द प्रोसेस और द मैक्स. तो वहां पर सिस्टम प्रोसेस में क्या है? सिस्टम प्रोसेस में FCFS, यानी कि पहले जो चीज आपने कमांड दिया वो पहले आपका एग्जीक्यूट होगा. यानी कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपने दे दिया है तो वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा. हम लोग FCFS में क्या पढ़े कि वंस द प्रोसेस एलोकेट देन नो अदर प्रोसेस गेट चांस टू एलोकेट ओवर देयर. यानी कि आपका जो सिस्टम प्रोसेस है वो FCFS मैनर में वर्क कर रहा है. इंस्टॉलेशन के समय कोई दूसरा प्रोसेस नहीं ले सकते हैं, उसको इंटरेक्टिव प्रोसेस ऐसा ट्रीट नहीं किया जा सकता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? So whenever any system process is going on, only the system procedure is allocated and executed first. After completion, other interactive process or other background process will be countable. So we have no option to execute any interactive process whenever the installation process is going on inside the system. So that is the system process. Interactive process में देखें कि कौन सा scheduling algorithm यूज हो रहा है. What about the background process? Because background process is the process that is used for the system point of view. System point of view से some background process is going on. Because there are certain API, there are certain DLL file, dynamic link library file, application programming interface, which execute in a background manner. So you are not executing. जैसे shutdown आपने click किया तो you are calling that API. आप जो system shutdown करते हैं तो there is a API used for that shutdown operation. So whenever you are clicking on shutdown button, you are not writing any code or you are just calling the particular API. So once आप अपने प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं. Whenever you design any program in .NET, C#, Java, you can use that API. Even Microsoft provide you the privilege to set and use all API which is used by that Microsoft application. तो Microsoft का जो MS Office या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी API यूज हो रहा है उसको आप कस्टमाइज यूज कर सकते हैं. ये प्रिविलेज Microsoft आपको प्रोवाइड करता है. तो यू कैन यूज दैट API इन योर एप्लीकेशन by the function and call that function of API. Immediately that API executed for you. तो शटडाउन के लिए शटडाउन API आप कॉल करेंगे तो जब क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड प्रोसेस आपका चलेगा. You do not acknowledge that background process, still that background process is allocated. So what is the algorithm used for that? उसके लिए कौन सा algorithm यूज हो रहा होगा? What do you think after analyzing this, all the priority, round robin, first come first serve, and shortage of first? Anyone on online? Online में बताइए कोई? No idea, sir. Yes, round robin is correct. Round robin, हाँ, priority भी होगा. That is a mixture. Round robin and priority both. So why I discuss this thing? You just go through multi-level feedback queue scheduling,
and both the details of the system process, interactive process, and the background process. What is difference between these three types of processes, and automatically priority of which process is high, and on the basis of that priority which process get executed first. तो हम लोग एक हायरार्किकल चेन यहाँ पर बनाएंगे, और इस हायरार्किकल चेन में आपका 3 सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आपका होगा सिस्टम प्रोसेस, एक आपका इंटरेक्टिव प्रोसेस होगा, और एक आपका बैकग्राउंड प्रोसेस होगा। और इसको हम लोग एनालाइज करेंगे वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस तरह के प्रोसेस में यूज किया जाएगा। साथ में मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग भी डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी लेवल शेड्यूलिंग क्यू। ये मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग को अब डिस्कशन करेंगे, एंड देन आफ्टर वी स्विच टू द एल्गोरिथमिक इवैल्यूएशन, जिसमें अभी जो एग्जांपल लिए उस तरह का ही एग्जांपल लेते हैं। तो 2 मॉडल यूज होता है, एक तो एल्गोरिथमिक इवैल्यूएशन और दूसरा डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग। डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग जिसके बेसिस पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज परफेक्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस इनसाइड द सिस्टम। ठीक है ना? तो जस्ट गो थ्रू दैट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस।